कि कारगिल की जंग जो 1999 में हुई थी उसमें यदि एक देश हमारा साथ न दिया होता तो हम कारगिल का जंग हार चुके होते और हमारा जो कारगिल का क्षेत्र है वह पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता। लेकिन ऐसे में ही मुसीबत की घड़ी में हनुमान बनकर एक भारत का मित्र आया था और उसी के हथियार के दम पे हमने कारगिल को फतह कर ली थी। हमारे जो बहादुर और जाबाज सैनिक थे, सेना के जवान थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई, हौसले दिखाए और उसी देश की मिलिट्री के द्वारा दिए गए हथियार के दम पर हमने एक ही दिन में, एक झटके में 300 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। जिसके बाद पाकिस्तान की सेना में कोहराम मच जाता है और पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे चौकियों से नीचे उतरने लगती है और हमारा जो है सभी चेक पोस्टों पे कब्जा हो जाता है। तो आज जानते हैं कौन है वह देश और कौन सा हथियार उसके द्वारा दिया गया था। जबकि उस समय ब्रिटेन और अमेरिका के तरफ से हामी नहीं भरी गई थी हथियार देने के लिए, लेकिन हमने आधे हथियार उससे लेकर के आधे अपने का प्रयोग करके किस तरह से फतह किया, आज यही कहानी हम सुनने जा रहे हैं। 1999 में जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसमें असल में यह हुआ था कि पाकिस्तान की सेना ठंडी के समय में घुसपैठ कर जाती है। शिमला समझौता हुआ था, उसके तहत यह दोनों में अनुबंध तैयार किए गए थे, अनुबंध किया गया था कि भारत और पाकिस्तान की सेना जब शीत ऋतु आएगी, ठंडे के मौसम आएंगे, तो जब पहाड़ों पे बर्फ गिरती है उस समय दोनों देश की सेनाएं एक पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी, पाकिस्तान की सेनाएं, और भारत की सेनाएं नीचे उतर जाएंगी, अपनी घाटी में आ जाएंगी। लेकिन होता क्या है, 1999 में भारत में अस्थिरता का थोड़ा दौर चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अपने दम पर नहीं थी पूर्ण बहुमत में और उधर नवाज शरीफ थे। दोनों देशों ने सोचा कि आपस में रिश्ते क्यों न अच्छे किए जाए। नवाज शरीफ की मुलाकात होती है, पाकिस्तान जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वहां उनसे नवाज शरीफ की मुलाकात होती है। पाकिस्तान की आईएसआई और मिलिट्री यह नहीं चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान में रिश्ते सुधरे, क्योंकि यदि रिश्ते सुधर जाते तो फिर आईएसआई और पाकिस्तान की सेना का मनोबल डाउन हो जाता। लोग उसे उस नज़र से नहीं देखते जिसकी डर से या धमकी भरे लफ्जों से वे पाकिस्तान की जनता को डराते थे कि यदि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई न रहे तो पाकिस्तान का जो कश्मीर है वह भारत के कब्जे में आ जाएगा। उसे टूटता देख, उस रिश्ते को, उस जो बयान थे पाकिस्तानी सेना के, उसे देखकर यह लगने लगा कि नवाज शरीफ भले ही दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो लेकिन पीछे से छुरी भोंकने का काम करेगी पाकिस्तान की सेना। वही कि भारत की फौज तो वहां घाटी से नीचे उतर जाती है लेकिन पाकिस्तान वाले नहीं उतरते हैं। और कहानी यह होती है कि जब भारत का एक भेड़ चराने वाला अपने भेड़ को खोजते खोजते जब ऊपर की पहाड़ों की ओर जाता है तो वहाँ देखता है कि कुछ हलचल हो रही है। वहाँ पे भारतीय फौज नहीं दिखती है, पाकिस्तान की फौज या दूसरे देश की फौज के समान उनकी वर्दियां थी और थोड़ा चहल पहल देखता है। फिर नीचे घाटी में आके वे बताते हैं भारतीय सेना के जवानों को, अफसरों को यह सूचना दी जाती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं। ऐसे भी भारतीय सेना कुछ ही दिनों में वहां पे चढ़ाई करने ही वाली थी। अब जाती ही क्योंकि मौसम साफ हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन यह खबर जैसे मिलती है सीधे सीधे दिल्ली तक खबर हो जाती है कि घुसपैठ हो चुका है और कई बड़ी चौकियों पे पाकिस्तान की सेना कब्जा कर चुकी है अब तक। अब क्या था स्थिति, आनन फानन में एक्शन लिए जाने लगते हैं, किस तरह से कार्रवाई हो और किस तरह से नहीं। इन्हीं सब के बीच में अब बारी आती है किस तरह से बमबारी की जाए। गोली बम बारूद सब तो चलने लगते हैं। होवित्जर तोप जो अमेरिका से आया था वो बड़ा ही काम करता है उस समय, और होवित्जर तो बाद में आया है। बोफोर्स जो राजीव गांधी के समय खरीदी गई थी उस तोप ने बड़ा ही कमाल किया और उस तोप से गोले दागे गए पहाड़ की चोटियों पे और इस तरह से जो है पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान की सेना थी इतनी मजबूत बंकर बनाई हुई थी कि ये वो तोप के गोले उस बंकर को इतनी आसानी से नहीं उड़ा पा रहे थे। ऊंची ऊंची चोटियां थी, वहां तक सेना की पहुंच बहुत मुश्किल थी। पाकिस्तानी ऊपर थे, भारतीय फौज नीचे थी, इस कारण भारतीय फौज आसानी से टारगेट हो जा रहे थे और नुकसान हो जा रहा था भारतीय फौज को। ऐसे में हवाई हमले की बात आई। भारत के जो विमान थे उस समय में MiG-21, 29, मिराज 2000 जैसे विमान बम बरसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बम गिराना कहीं था और गिर कहीं और जाता था। ऐसे में सेनाओं के अंदर थोड़ी हताशा की स्थिति होती है और खोजे जाने लगते हैं कि इसे कैसे किया जाए। ऐसे में भारत का जो मित्र देश है इजराइल अभी
वह मदद को तैयार होता है और कोई देश मदद को तैयार नहीं होता उस समय। इजराइल के पास उस समय लेजर गाइडेड बॉम्ब हुआ करते थे, जो जहां पे पिन पॉइंट टारगेट था वहीं पे गिरता था। हमारे यहाँ जो हवाई जहाज में प्रयोग किए जाते थे वो बम क्या करते थे कि गिराना कैंप के ऊपर गिर जाती थी, खेत पे गिराना है, पहाड़ की चोटी पे वो गिर जाते थे, मैदानी इलाकों में सीधे। ऐसे में बड़ा ही नुकसान होता देख भारतीय सेना ने इजराइल से सहयोग लिया। इजराइल तुरंत तैयार हो गया। इजराइल ने न केवल लेजर गाइडेड बॉम्ब की सप्लाई दी बल्कि अपने इंजीनियर्स को भी भारत भेजा कि युद्ध के मैदान में जाकर के वो थोड़े बहुत हैंडलिंग की यदि समस्या है तो वो करे। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसने लेजर गाइडेड बॉम्ब के खोल तो दे दिए लेकिन उसके लिए बारूद और उसमें जो हथियार डाले जाने वाले थे वो इजराइल के पास उस समय था नहीं। भारत ने इसके लिए समझौता तो किया था लेकिन वो कुछ दिन बाद मिलने वाला था, उस समय तत्काल क्या होता। लेकिन वहीं पर भारत के पास जो सबसे बड़े बम थे उसका प्रयोग भारत सोचा कि उस बम में किया जाए, लेकिन किसी के पास इस चीज़ की अनुभव थी नहीं। इजराइल भी नहीं जानता था कि इसका प्रयोग इसमें हो सकता है या नहीं। लेकिन भारतीय वायुसेना के बहादुर जवानों ने इस चीज़ के लिए हौसला दिखाई और स्थिति क्या हुई कि उस लेजर गाइडेड बम के अंदर भारतीय बम फिट किया गया और इसका ट्रायल किया जाना था। मिराज 2000 को चुना जाता है। दिक्कत ये थी कि मिराज जब उतनी ऊंचाई पे जाता है 30,000 फीट पे, तो लेजर गाइडेड बॉम्ब थे उसके टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर देते थे। अब ये भी एक समस्या हुई, लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए एक ट्रायल किया गया तो उसमें हुआ क्या कि एक हवाई जहाज आगे आगे उड़ेगी और जो पाकिस्तानी सेना के जो बंकर थे उस पर बम गिराने थे और उसे वापस आने थे कि देखा जाए। कहा यह जाता है कि एयरफोर्स के जो चीफ थे वो भी उस हवाई जहाज के पीछे वाले हवाई जहाज पे बैठे थे देखने के लिए कि यह बम काम करता है या नहीं, और जब काम किया तो सब देख के बहुत खुश हो गए। उसके बाद सैकड़ों बम गिराए गए वहां पे उस तरह के, फिर जाकर एक एक दिन में 300-300 पाकिस्तानी सैनिक मरने लगे, फिर जाकर उनमें अफरा तफरी मचती है और उसके बाद वो वापस होती है। इस तरह से देखें तो कारगिल की जो लड़ाई थी उसमें भारतीय वायुसेना ने फिनिशिंग का काम किया था। भारतीय वायुसेना न होती तो भारतीय थल सेना को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता और यहाँ तक भी कहा जाता है कि यह लड़ाई लंबी खिंच जाती। वाजपेयी सरकार की आदेश था एक तरह से कि लड़ाई को सीमा पार ये नहीं करना है, एयरफोर्स को सीमा पार नहीं करना था अपना हवाई जहाज लेकर। इसी कारण बड़े ही निर्णायक भूमिका निभाए जो मिराज 2000 हमारे एयरक्राफ्ट थे वो, और अन्य कई सारे एयरक्राफ्ट भी इसमें भाग लिए थे। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो लेजर गाइडेड बम दागने का था उसे मिराज ने निभाया था, जो मिराज फ्रांस से खरीदी गई थी। इजराइल इस संकट की घड़ी में इस तरह से भारत की मदद न किया होता तो भारत को कारगिल की लड़ाई में काफी जान माल का नुकसान उठाना पड़ता और हो सकता है कारगिल पे हम इतने आसानी से कब्जा नहीं भी कर पाते। तो ऐसे ऐसे दोस्तों की जरूरत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए होती भी है कि समय पे हमें जब मुसीबत आए तो वह काम दे, हमें हमारे साथ खड़ा हो। और इस तरह से ही जाकर के तब से भारत की स्थिति उस क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हुई थी और फिर से उस दिन से भारतीय सेना अब नीचे नहीं उतरती है। ठंडी हो या गर्मी हो बरसात, वहाँ पर जमी की जमी ही रहती है। तो कैसे लगी वीडियो आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।